फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का डिस्कशन। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद ए केस स्टडी। A student from a poor family wants to appear in an entrance exam. He has following three beliefs in mind. एक स्टूडेंट है पुअर फैमिली से और वो एक एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होना चाहता है और उसके माइंड में ये तीन बिलीफ हैं। फर्स्ट, इफ आई स्टडी हार्ड आई विल स्कोर बेटर इन द एग्जाम। अगर मैं मेहनत से स्टडी करता हूँ तो मैं एग्जाम में बेटर स्कोर कर पाऊंगा। इफ आई स्कोर वेल आई शेल गेट स्कॉलरशिप। अगर मेरा स्कोर अच्छा रहा तो मुझे स्कॉलरशिप मिल सकता है। द स्कॉलरशिप इज वैल्यूएबल टू मी बिकॉज इट रिड्यूसेस फाइनेंशियल बर्डन ऑन माई फैमिली। जो स्कॉलरशिप है वो मेरे लिए वैल्यूएबल है क्योंकि उसके चलते मेरी फैमिली के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा। Based on this, आंसर क्वेश्चन नंबर 42 टू 44। इसके बेसिस के ऊपर तीन क्वेश्चंस हैं जिनको हमें आंसर करना है। Belief at serial number 1, if I study hard I will score better in the exam, represents which element of Bloom's expectancy theory and how you explain it. सो इफ आई स्टडी हार्ड आई विल स्कोर बेटर इन द एग्जाम, ये बिलीफ जो उस स्टूडेंट के माइंड में है। ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के मुताबिक ये किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। फ्रेंड्स, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपेक्टेंसी को। अगर मैं हार्ड स्टडी करूंगा, अगर मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगा तो मेरा स्कोर बेटर हो सकता है, तो ये एक्सपेक्टेंसी है। सो मीन्स एफर्ट लीड्स टू परफॉर्मेंस। तो इसका जो मीनिंग हम निकालेंगे कि अगर एफर्ट्स करेंगे तो बेटर परफॉर्मेंस आएगा। बिलीफ एट सीरियल नंबर 2, वो बिलीफ एट सीरियल नंबर 3 नॉट 2 represents which element of Bloom's expectancy theory and what is its explanation। जो थर्ड बिलीफ है, स्कॉलरशिप इज वैल्यूएबल टू मी बिकॉज इट रिड्यूसेस फाइनेंशियल बर्डन ऑन माय फैमिली, ये किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ये वैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो मीन्स वैल्यू ऑफ द आउटकम। सो फाइनली जो रिजल्ट होगा उसका आउटकम क्या होगा। क्या आउटकम होगा कि अगर मुझे स्कॉलरशिप मिलता है तो मेरे पेरेंट्स के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम हो जाएगा। Belief at serial number 2 represents which element of Bloom's expectancy theory and what is its explanation। तो जो बिलीफ नंबर 2 है, इफ आई स्कोर वेल आई शैल गेट स्कॉलरशिप, तो ये है इंस्ट्रूमेंटैलिटी। मीन्स परफॉर्मेंस विल लीड टू आउटकम। तो अगर मैं परफॉर्म कर पाऊंगा, इफ आई स्कोर वेल, तो ये परफॉर्मेंस हो गया। आई शैल गेट स्कॉलरशिप, तो ये उसका आउटकम हो गया। तो दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटैलिटी। तो ये तीनों एलिमेंट ब्लूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के हमारे कंप्लीट हुए। अब हम इंडिविजुअल क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। What a company designs and then conducts to understand employees' perception, attitudes, experiences about their workplace। कंपनी क्या डिजाइन करती है और फिर उसको कंडक्ट करती है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि एम्प्लॉयज का परसेप्शंस क्या है, उनके एटीट्यूड्स क्या है, उनके वर्क प्लेस के ऊपर एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कंपनी क्या डिजाइन करती है और क्या कंडक्ट करती है। इसके लिए कंपनी कंडक्ट करती है क्लाइमेट सर्वे। जो कंपनी के अंदर एनवायरनमेंट है, एम्प्लॉयज की परसेप्शंस को लेके, एटीट्यूड्स को लेकर के, उनके एक्सपीरियंसेस को लेके, उसको जानने के लिए क्लाइमेट सर्वे इज कंडक्टेड।
Question 46. What is minimum sample size required to apply central limit theorem to a non-normal population? अगर population normal नहीं है, non-normal है, तो उस केस में मिनिमम सैंपल साइज कितना होना चाहिए जिसके बेसिस के ऊपर हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? तो the size must be at least 30. Sample size must be 30. Which section of Companies Act 2013 relates to accounting standards? So companies को accounting standards को follow करना है. Companies Act 2013 की ये कौन सी section है? So it is section 133. Under which section of Indian Penal Code IPC 1860 is a punishment or penalty for sexual harassment discussed in relation to POSH Act? हमने बताना है IPC 1860 का कौन सा सेक्शन है जिसमें पनिशमेंट या पेनल्टी सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए डिस्कस की गई है, जिसका रिलेशनशिप पॉश एक्ट के साथ है। तो ये है सेक्शन 354A जो स्पेसिफिकली डिफाइन करती है सेक्सुअल हैरेसमेंट को। लेकिन अब आईपीसी बन गया है भारतीय न्याय संहिता और इसका 1 जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। Question 49. In binomial distribution, calculate standard deviation for a population of 150 where 50% are smokers and others are non-smokers. बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है, जहाँ पे हमें फिनिट पॉपुलेशन दिया है 150 का, जहाँ 50% स्मोकर्स हैं और बाकी 100 नॉन स्मोकर्स हैं। तो हमें कैलकुलेट कर लेना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सो स्मोकर्स कितने हैं हम ये देख रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 150। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 50 डिवाइडेड बाय 150 दैट इज 1/3। तो ये सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है 33.33 या 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेलियर, तो बाकी बच गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेलियर। सो अगर 1/3 सक्सेस है मीन्स स्मोकर्स हैं, तो बाकी हमारे नॉन स्मोकर्स हैं वो 2/3 बच गए। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकालेंगे? सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू p इंटू q। n मीन्स सैंपल नंबर, p मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब सारे एलिमेंट्स हमारे पास हैं, सो वी कैन मेक द कैलकुलेशन। सो n हमारे पास है 150, 1/3 हमारे पास p है, q हमारे पास 2/3 है। सो इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। सो 1/3 2/3 ये हमारा दरअसल डिवाइड होना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होना है। लेट मी करेक्ट इट। सो ये करेक्ट कर दिया है। सो 150 इंटू 1/3 इंटू 2/3, 1/3 इंटू 2/3 ये हो गया हमारा 2/9। सो 150 इंटू 2/9 इनका सभी का स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो स्क्वायर रूट हमारा इस सारे का कैलकुलेट होना है। नो 150 इंटू 2 ये बन गया 300 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया 33.33, यानी ये हमारा स्क्वायर रूट हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारी वैल्यू बन गई 5.77। सो ये होगी हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ 150, जहाँ पे 50% स्मोकर्स हैं और दूसरे नॉन स्मोकर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 50।
In a positive skewness, what is the relationship between mean, median and mode? अगर स्क्यूनेस पॉजिटिव है तो हमने बताना है रिलेशनशिप उस केस में मीन में, मीडियन में और मोड में क्या रहेगा। तो ये उसका रिलेशनशिप रहेगा। मोड इज लेसर देन मीडियन, मीडियन इज लेसर देन मीन। सो दिस मीन मोड रहेगा सबसे कम वैल्यू और मीन रहेगा सबसे हाईएस्ट वैल्यू। और इस केस में जो मोड है वो फार लेफ्ट में लोकेटेड रहेगा। तो इसका ये डायग्राम भी हम देख सकते हैं। सॉरी, ये डायग्राम इसका नहीं है, नेक्स्ट वाले का डायग्राम है। सो विच साइड ऑफ मीन कंटेन्स बल्क ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ए पॉजिटिव स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन। पॉजिटिव स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो मीन का कौन सा साइड है जहां बल्क ऑब्जर्वेशंस रहेंगी, सो ये होगा लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लो वैल्यूज हैं बल्क ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, सो लेफ्ट साइड के ऊपर रहेगा, रिमेन्स ऑन अ लोअर वैल्यू साइड, इस साइड के ऊपर मोस्ट डेटा रहेगा। ये हमारे यहाँ पे मीन है तो ये लो वैल्यूज हैं, तो बल्क ऑफ ऑब्जर्वेशंस इस साइड के ऊपर रहेंगी। फिर इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन को कवर करें, ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स 10 लाख से ज़्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियो लेसन्स, हमारा पीडीएफ कंटेंट और लाइव इंटरएक्टिव क्लासेस यूज़ करके अपना जेआईबी, सीआईबी, प्रमोशन एग्ज़ाम एंड सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल एग्ज़ाम पास किया है। अगर आप भी बेस्ट क्वालिटी स्टडी कंटेंट चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट nstoorschoolofbanking.com के कोर्सेज पेज को लॉगिन करें, तो वहाँ आपको ये सारा सपोर्ट अवेलेबल हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज फार्मूला फॉर मोड इन ग्रुप्ड डेटा। अगर डेटा ग्रुप्ड है, हमने मोड को कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो ये उसका फॉर्मूला रहेगा L लार्ज ब्रैकेट F1 माइनस F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 entire multiplied by H and the bracket closed। तो यहाँ पे L है लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। H है क्लास विड्थ, दैट मीन्स साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास एंड F2 है फ्रीक्वेंसी आफ्टर मॉडल क्लास। तो ये है आफ्टर मॉडल क्लास, ये है बिफोर मॉडल क्लास और ये है मॉडल क्लास। ये है हमारी क्लास विड्थ और ये हमारा लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। व्हाट इज फार्मूला टू कैलकुलेट मीडियन इन ग्रुप्ड डेटा। तो यहाँ पे फार्मूला मोड का था, अब हम देखेंगे मीडियन का फार्मूला क्या है ग्रुप्ड डेटा के अंदर। सो इट इज L बिग ब्रैकेट N डिवाइडेड बाय 2 माइनस C ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय F इनटू H। तो यहाँ पे L क्या है? लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, द क्लास कंटेनिंग nth by 2 observation. N is the total number of observation, means the sum of all frequencies. C is cumulative frequency of the class before median class, और F frequency of median class, and H is class width, that is size of the class interval. तो ये फार्मूला हमारा है मीडियन के लिए इन द ग्रुप्ड डेटा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। For project
finance accounts which have availed date of commencement of commercial operations DCCO deferment and are classified as standard, lenders shall maintain what additional specific provision for infra project loans and for non-infra project loans including commercial real estate and commercial real estate residential housing. प्रोजेक्ट फिनांस के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट फिनांस का लोन अकाउंट है जिसने DCCO डेफरमेंट अवेल कर लिया है और उसे हम स्टैंडर्ड क्लासीफाई करते हैं, तो उस केस में बैंकर्स को मेंटेन करेगा कितना एडिशनल स्पेसिफिक प्रोविजन, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए कितना, नॉन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए कितना, और इनमें कमर्शियल रियल एस्टेट वाले भी और कमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग वाले भी प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। तो हमने बताना है स्पेसिफिक प्रोविजन कितना करना पड़ेगा बैंकों को। तो ये स्पेसिफिक प्रोविजन करना होगा 0.375 फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स and 0.5625% for non-infra project loans. What is equation for a non-linear time series? अगर टाइम सीरीज लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, तो उसका इक्वेशन क्या बनता है? तो ये उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स रेज टू पावर 2. In time series equation, that is y is equal to a plus bx, what is the formula to find b value? So इस इक्वेशन में जो टाइम सीरीज इक्वेशन है अगर हम इसमें b की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा? फ्रेंड, इट इज रिग्रेशन रिलेटेड फार्मूला. सो इट इज xy divided by x raised to power 2. So this is a formula in short. लेकिन अगर हम कंप्लीट फार्मूला लेंगे तो दिस इज द फार्मूला n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स रेज टू पावर 2. तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन के अंदर. तो यहाँ हमने कई फार्मूलों के ऊपर क्वेश्चन देखे, तो पेपर का काफी फोकस इसका मतलब फार्मूलों के ऊपर रहा. Let us now go to next question. Which system is used by a bank to check the overall loan portfolio and audit the bank's system for deviations and compliance rather than auditing individual borrowers? तो हमने बताना है बैंक का वो सिस्टम जो बैंक यूज करता है ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो को चेक करने के लिए एंड बैंक के सिस्टम में जो डेविएशंस हैं और जो कंप्लायंसेस हैं उनको ऑडिट करने के लिए. इसमें बैंक इंडिविजुअल बोरोइंग की ऑडिटिंग नहीं करता है, तो हमने बताना है वो कौन सा सिस्टम है. फ्रेंड, इसको हम कहते हैं लोन रिव्यू मैकेनिज्म. यानी यहाँ पे फोकस इंडिविजुअल बोरोर के ऊपर नहीं होता, फोकस होता है ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो के ऊपर. इन बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट मीन? बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? सो दिस इज अ फार्मूला. मीन इज इक्वल टू एनपी. n is number of trials and p is probability of success in each trial. तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट द मीन. Calculate finite population multiplier given in the population size n of 20,000
एंड सैंपल साइज n 500। तो यहाँ पे हमें पॉपुलेशन दिया हुआ है 20,000 का और उसमें जो सैंपल का साइज है वो है 500 का। n स्टैंड करता है पॉपुलेशन साइड के लिए कैपिटल N जो है, और स्मॉल n सैंपल साइज के लिए स्टैंड करता है। हमने कैलकुलेशन करना है फिनिट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर से, इनफिनिट से नहीं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे पॉपुलेशन का साइज माइनस कर देंगे सैंपल साइज को, डिवाइड कर देंगे हम पूरे को पॉपुलेशन के साइज -1 से, और फिर ये सारे का हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखें तो ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, तो पॉपुलेशन दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे हम सैंपल साइज को माइनस कर रहे हैं और यहाँ पे 1 को माइनस कर रहे हैं। इसका हमारा बन गया 19,500 और इसका हमारा बन गया 19,999। पहले हम इसको डिवाइड करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। सो वैल्यू हमारा माइनस करके कितना बना 9750, और इसका यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया, ये हमारा वैल्यू बन गया एंड अल्टीमेटली दिस इज, तो यहाँ पे ये हमारा डेसिमल लग जाएगा, इट इज ए डेसिमल, और ये आ गई हमारी फाइनल वैल्यू। दिस इज अ फाइनल वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर। पॉपुलेशन मीन इज 100, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15, सैंपल साइज इज 25, सैंपल मीन इज 106। हमने कैलकुलेट करना है जेड स्कोर को। क्या क्या गिवन है? पॉपुलेशन का मीन गिवन है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, सैंपल साइज गिवन है, सैंपल साइज का मीन भी गिवन है। हमने जेड स्कोर को कैलकुलेट करना है, और जेड स्कोर को कैलकुलेट करने का ये हमारे पास फार्मूला है। सो एक्स माइनस म्यू ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। तो ये हमारा फार्मूला है जेड स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए, जहां पर एक्स जो है वो सैंपल मीन है और म्यू जो है वो पॉपुलेशन मीन है। ये हमारा सैंपल मीन है, ये हमारा पॉपुलेशन मीन है। सो सैंपल मीन हमें गिवन है तो यहाँ पे पड़ा है, और पॉपुलेशन मीन भी हमें गिवन है तो वो यहाँ पे पड़ा है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर हमें गिवन नहीं है, स्टैंडर्ड एरर हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ n से। n हमें ऑलरेडी गिवन है 25, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें गिवन है, इट इज 15। सो 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 5, तो 15 डिवाइडेड बाय 5, सो इट इज 3। अब स्टैंडर्ड एरर हमने निकाल लिया, ये वैल्यूज हमें गिवन है, तो नाउ आई एक्सपेक्ट यू कि इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। तो वीडियो को पॉज करके अपने लेवल के ऊपर इसका कैलकुलेशन करिए, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। तो ये आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा। तो चलिए हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। सो 106 सैंपल मीन माइनस 100 पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय 3। सो 3 इज अ स्टैंडर्ड एरर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो 6 डिवाइडेड बाय 3, सो 2 इज द कैलकुलेटेड जेड स्कोर। तो जेड स्कोर 2 हमने कैलकुलेट कर लिया। Question 61. Two statements are given here. It refers to how employees adapt to organizational environment, policies, and culture. Statement number 2. It relates to employees' self-concept, identity, and self-esteem within the workplace. In HRM, these two functions represent what? तो यहाँ पे
एचआरएम के कुछ फंक्शंस का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो पहला क्या है, ये फंक्शन किसको रिलेट करता है? हाउ एम्प्लॉइज अडेप्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, पॉलिसीज एंड कल्चर। एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट, पॉलिसी और कल्चर है, उसमें कैसे अपने आप को फिट करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, तो ये कौन सा फंक्शन है? सेकंड, it relates to the employee's self-concept, identity and self-esteem within the workplace. तो ये किसको रिलेट करते हैं, किस फंक्शन को रिलेट करते हैं? So these relate to adjustment function and ego function. तो फर्स्ट स्टेटमेंट एडजस्टमेंट फंक्शन को एक्सप्लेन करती है और सेकंड स्टेटमेंट सेल्फ कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी एंड सेल्फ एस्टीम, ये सारे के सारे ईगो को रिलेट करते हैं। क्वेश्चन 62, compliance check, risk assessment, assessment of quality of a credit portfolio, documentation and security, fraud prevention. In case of a loan portfolio, what tool is used for the above functions? तो ये जो सारे फंक्शंस हैं, कंप्लायंस हुआ कि नहीं, कितना रिस्क है, क्वालिटी ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो कैसा है, डॉक्यूमेंटेशन और सिक्योरिटी की पोजीशन क्या है, फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए क्या-क्या स्टेप्स हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस, सारे के सारे एस्पेक्ट लोन पोर्टफोलियो में देखने के लिए किस टूल को यूज किया जाता है? फ्रेंड, उस टूल को हम कहते हैं क्रेडिट ऑडिट। तो क्रेडिट ऑडिट में ये सब कुछ देखा जाता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम लोन रिव्यू मैकेनिज्म। क्वेश्चन 63, in which type of project financing model the following features are observed? प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में डिफरेंट मॉडल्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर मॉडल के फीचर्स दे रखे हैं। पहला फीचर, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, दैट इज BOT, देन बूट, बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर, देन PPP। रिस्क नंबर 2, रिस्क आर शेयर्ड अमंग स्पॉन्सर्स, लेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड गवर्नमेंट। तीसरा फीचर, कॉमन इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड्स में, एयरपोर्ट्स में, मेट्रो में, प्रोजेक्ट्स में। तो ये तीन अलग अलग फीचर्स दे रखे हैं किसी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग मॉडल के। हमने आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा मॉडल है। फ्रेंड, दिस इज स्ट्रक्चर्ड और हाइब्रिड मॉडल। सो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल हैं, मिक्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, उसी को हम कहते हैं हाइब्रिड मॉडल। सो स्ट्रक्चर्ड और हाइब्रिड मॉडल के ये फीचर्स हैं। What are different type of transaction risk in lending transactions? सो लोन के लेन देन में ट्रांजैक्शन रिस्क डिफरेंट टाइप का कौन कौन सा है? सो लोन ट्रांजैक्शंस के अंदर डिफॉल्ट, इट कुड बी वन ट्रांजैक्शन रिस्क, देन कोलेटरल, उसकी वैल्यू में इश्यू हो सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में एरर हो सकती है, फ्रॉड्स हो सकते हैं, लीगल रिस्क हो सकते हैं। सो ये सारे के सारे किस कैटेगरी के रिस्क है? तो ये ट्रांजैक्शन रिस्क कहलवाते हैं। किसके अंदर? क्रेडिट रिस्क के अंदर, क्योंकि जो लैंडिंग ट्रांजैक्शन है उसमें क्रेडिट रिस्क ही होगा। तो ये सारे के सारे क्रेडिट रिस्क का पार्ट है। क्रेडिट रिस्क में कौन सा रिस्क? ट्रांजैक्शन रिस्क। What is a financing or investment structure called where money is pooled into a fund that instead of directly investing in companies or projects invest in other funds? हमने बताना है उस फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर का नाम जहां पर मनी एक फंड में पूल करके उसे डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते कंपनीज के अंदर, रादर उसे इन्वेस्ट कर देते हैं दूसरे फंड्स के अंदर।
तो ये जो फीचर है, ये किस टाइप के स्ट्रक्चर का है? सो ये है फंडिंग ऑफ फंड्स स्ट्रक्चर। ये म्यूचुअल फंड्स में भी पॉपुलर है, प्राइवेट इक्विटी में भी पॉपुलर है, वेंचर कैपिटल में भी पॉपुलर है, पेंशन और इंस्टीट्यूशनल फंड्स में भी पॉपुलर है। तो जहाँ पे पूलिंग करके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता, रादर वो किसी दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड फंडिंग ऑफ फंड्स। और उस प्रकार के फंड्स को हम फंड्स ऑफ फंड्स भी कह देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Which HRM refers to day-to-day routine activities of HRM which keep the workforce functioning smoothly. It is more administrative and process oriented. तो यहाँ पे हमें फीचर्स दे रखे हैं HRM के, which HRM refers to the day-to-day routine activities of HRM management. तो HRM के डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस सेगमेंट से रिलेटेड है। इसमें वर्क फोर्स को फंक्शनिंग स्मूथली इंश्योर किया जाता है। ये ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव है एंड प्रोसेस ओरिएंटेड है। तो इसको हम कहते हैं ऑपरेशनल HRM। Question 67. Which HRM is an approach that emphasizes building and sustaining a positive relationship between employees, teams and organization? जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने ऑपरेशनल HRM देखा, इसी प्रकार से ये कोई और HRM है और ये उसके फीचर्स हैं। हमने बताना है ये किस HRM के फीचर्स हैं। ये एम्फेसाइज किसको करता है? बिल्ड करने के ऊपर और उसको कंटिन्यू करने के ऊपर पॉजिटिव रिलेशनशिप को। किसके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप? एम्प्लॉइज के बीच में, टीम्स के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। सो दिस इज कॉल्ड रिलेशनल HRM। What is a strategic HRM approach called where HR shifts from routine admin tasks to becoming a driver of organizational change, culture, and long term business success and focuses on aligning people, processes, and culture with business goals? पहले हमने देखा ऑपरेशनल HRM, फिर हमने देखा रिलेशनल HRM। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा HRM अप्रोच है। तो यहाँ पे जो HR शिफ्ट है वो रूटीन एडमिन टास्क से क्या बन जाती है? ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का ड्राइवर बन जाती है, कल्चरल चेंज का ड्राइवर बन जाती है, लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस का ड्राइवर बन जाती है। फोकस करती है पीपल को अलाइन करने में, प्रोसेस को अलाइन करने में और कल्चर को अलाइन करने में विद द बिजनेस गोल्स। तो ये कौन सा HRM है? सो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशनल HRM। सो तीनों टाइप के HRM के ये हमने फीचर्स देख लिए हैं। Portfolio value is given 10 lakh, daily standard deviation is 2%, कॉन्फिडेंस लेवल हमने अज्यूम करना 95% और 95% के लिए जो Z स्कोर है वो है 1.65 का। हमने वैल्यू एट रिस्क कैलकुलेट करना है। सो वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू एट रिस्क हमने कैलकुलेट करना है। तो हमें गिवन क्या है? पोर्टफोलियो का वैल्यू दिया है जिसमें हमने देखना कितना रिस्क है। डेली स्टैंडर्ड डिवीजन रिटर्न का देख रहे हैं हम 2% का है। कॉन्फिडेंस लेवल हमने जो कैलकुलेशन करना 95% के ऊपर करना है, जिसका Z स्कोर हमें गिवन है 1.25% ना 1.65। तो पहले हम देखेंगे इसका फार्मूला। सो V इज वैल्यू, Z मीन्स Z स्कोर एंड दिस इज a स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है तो वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन कर दीजिए।
इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो वैल्यू इज 10 लाख, 1.65 हमारा जेड स्कोर का वैल्यू है और 2% हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे तो कैलकुलेटेड वैल्यू विल बी 33,000। तो 33,000 का हमारा वैल्यू एट रिस्क है, आउट ऑफ विच वैल्यू 10 लाख के पीछे किस कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर, 95% कॉन्फिडेंस के लेवल के ऊपर। अगर हम कॉन्फिडेंस लेवल को चेंज कर देते हैं 96%, 97, 98 वट एवर इट इज, तो फिर ये चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को चेंज करते हैं तो फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन 70, Nostro account is considered as blocked if credit entries remain unreconciled for what period? अगर नॉस्ट्रो अकाउंट के अंदर क्रेडिट एंट्रीज रिकंसाइल नहीं होती कितने पीरियड के लिए, तब हम उसको ब्लॉक्ड कंसिडर करेंगे। तो ये पीरियड हमारा है 3 इयर्स का। आरबीआई चाहता है बैंकों को दे शुड ट्रांसफर सच अनरिकंसाइल्ड क्रेडिट बैलेंस इनटू ब्लॉक्ड अकाउंट which is then shown under liabilities in the balance sheet। तो क्रेडिट एंट्रीज हैं नेचुरली वो बन जाती हैं लाइबिलिटीज और ये हम ट्रांसफर कर देंगे और इस अकाउंट को हम कहेंगे ब्लॉक्ड अकाउंट। हाउ इज द अमाउंट इन ब्लॉक्ड नॉस्ट्रो अकाउंट ट्रीटेड फॉर रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ आरबीआई? सो जो आरबीआई की रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं, कैश रिजर्व रेशियो है, एसएलआर है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नॉस्ट्रो अकाउंट में जो ब्लॉक्ड पैसा है उसको हम अकाउंट फॉर करेंगे सीआरआर में या एसआर में नहीं, दोनों को ही लाइबिलिटी मान रहे हैं हम, वो डिपॉजिट का पार्ट हम मान रहे हैं, इसीलिए एसएलआर भी एप्लीकेबल होगा और सीआरआर भी एप्लीकेबल होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम इस डिस्कशन को नेक्स्ट पार्ट में भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।